So yes, people. Good morning, good evening, good afternoon, guys. In this particular video, we are going to continue with the audit essay revision series. Just a second, थोड़ा सा setup complete कर लेते हैं. Yeah. Yes. Welcome back to your very own channel. तो अपना previous डिस्कशन में ऐसे 200 खत्म किया था हम लोगों ने. अभी ये वाला जो पार्ट है इसमें we are going to cover essay 210. So first of all, let us learn the title of the particular essay. Essay 210, agreeing the term of audit engagement, right? Okay. तो देखो, agreeing the term of the audit engagement. ये टाइटल बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में आप लोगों को ये टाइटल कोट करना पड़ता है. सो फिर से एक बार मेरे साथ साथ बोलो. ऐसे 210 स्टैंड्स फॉर अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, राइट? अभी ये जो ऐसे है, दिस ऐसे डील्स विद ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट विद मैनेजमेंट. तो क्या है? दिस ऐसे deals with auditors' responsibilities in agreeing the terms of audit engagement with the management. Before accepting or refusing an audit engagement, auditor needs to establish whether preconditions for an auditor present. तो ये ऐसे का जो मेन एसेंस है, दैट इज दिस ऐसे डील्स विद ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट विद द मैनेजमेंट. बिफोर एक्सेप्टिंग और रिफ्यूजिंग एन ऑडिट एंगेजमेंट, द ऑडिटर नीड्स टू एस्टैब्लिश वेदर प्रीकंडीशंस फॉर एन ऑडिट आर प्रेजेंट. अभी जो प्री कंडीशंस है यहाँ पे नीचे वी विल बी फोकसिंग मोर ऑन द प्री कंडीशंस. तो प्री कंडीशंस में देखो, फर्स्ट है जो पार्ट यहाँ पे मैंने नंबर 1 करके यहाँ पे लिख दिया है कि पार्ट 1 इज प्री कंडीशन का जो पार्ट 1 है, whether financial reporting framework to be applied in the preparation of financial statement is acceptable. ये क्वेश्चन ऑडिटर पूछेगा. क्या पूछेगा? Whether the financial reporting framework to be applied in the preparation of financial statement is acceptable. अभी इसका आंसर अगर yes होता है, then auditor shall agree to the terms of engagement with management or TCWG. TCWG का मतलब है those charged with governance, मतलब मैनेजमेंट, मतलब ओनर्स, बेसिकली शेयर होल्डर्स, बॉडी ऑफ शेयर होल्डर्स. तो यहाँ पे क्या है? अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क टू बी अप्लाइड इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज, देखो यहाँ पे एक चीज आप लोगों का दिमाग में हमेशा रहता है कि व्हाट इज एन एफआरएफ. तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, यहाँ पे अपना इंडियन कॉन्टेक्स्ट में दो पॉसिबिलिटी है. एक तो इंडेस फ्रेमवर्क है एंड ये सब एज पर कंपनीज एक्ट है, एंड दूसरा हो सकता है एएस फ्रेमवर्क, ये भी कंपनीज एक्ट के हिसाब से है. सो फॉर अ कंपनी द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क विल बी इंडेस और एएस अंडर सेक्शन 133 ऑफ कंपनीज एक्ट, राइट? ओके. तो जहां पे एफआरएफ टू बी अप्लाइड इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल है, ऑडिटर एक्सेप्ट कर लेगा. एंड द एग्रीड टर्म्स शैल बी, यहाँ पे देखो, द एग्रीड टर्म्स शैल बी रिकॉर्डेड इन एन ऑडिट एंगेजमेंट लेटर. जो जहां पे ऑडिटर को लगता है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है, ही विल एक्सेप्ट द एंगेजमेंट एंड द अग्रीड टर्म्स शैल बी रिकॉर्डेड इन एन ऑडिट एंगेजमेंट लेटर. यहाँ पे देखो जो ऑडिट एंगेजमेंट लेटर है, तो ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में क्या क्या रहना चाहिए? तो बेसिकली ये जो पार्ट है, दिस विल डिस्कस द कंटेंट्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट लेटर. तो क्या क्या है? दिस इंक्लूड्स ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट. दिस इज वेरी बेसिक, ये तो रहना ही चाहिए. तो स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द मैनेजमेंट. तो ऊपर वाला जो 3 पॉइंट है, ये तो आप लोगों को ऐसे आप लोग बिना पढ़े भी लिख सकते हो. स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट. नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मतलब ऑडिटर के हिसाब से, मतलब दोनों का जो एग्रीमेंट है, ऑडिटर एंड कंपनी दोनों मिलकर डिसाइड किया कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, समझो ये वाला कोई पर्टिकुलर एंगेजमेंट में आता है इंडेस, तो वो भी लिख देना होगा. जो अपना एंगेजमेंट लेटर है उसमें वो लिखा हुआ रहना चाहिए कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन सा है. नेक्स्ट थिंग इज reference to the expected form and content of any reports to be issued and a statement that the report may differ from the expected form.
मतलब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, दिस पॉइंट स्पेसिफिकली टेल्स अबाउट ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट जो ऑडिटर इशू करेगा ना, उसका फॉर्म एंड कंटेंट क्या होगा, मतलब एक सैंपल देगा फॉर्म एंड कंटेंट कैसा होगा, एंड ये भी एक स्टेटमेंट में ऑडिटर मेंशन करेगा दैट दिस फॉर्म एंड कंटेंट मे डिफर। मतलब मे डिफर मतलब क्या है, देखो हमेशा क्लीन ओपिनियन नहीं होगा, क्लीन ओपिनियन हो सकता है, क्वालिफाइड हो सकता है, मॉडिफाइड, मतलब क्लीन एंड मॉडिफाइड दोनों पॉसिबिलिटी है, तो वो डिफर करेगा ना, हमेशा सेम नहीं होगा। ओके, देन यहाँ पे देखो सेकेंड पार्ट इज, जो प्री कंडीशन का सेकेंड पार्ट है, auditor needs to obtain representation of management that is that it acknowledges and understands its responsibilities for the following। तो सेकंड प्री कंडीशन का फर्स्ट पार्ट है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, उसका सेकंड पार्ट है ऑडिटर नीड्स टू ऑब्टेन अ रिप्रेजेंटेशन दैट इज अ रिटन रिप्रेजेंटेशन। ये जो रिटन रिप्रेजेंटेशन है, इसके लिए एक स्पेसिफिक एसे है दैट इज एसे 580 ऑन रिटन रिप्रेजेंटेशन, वो बाद में आएगा 500 सीरीज जब करेंगे। तो ऑडिटर नीड्स टू ऑब्टेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैनेजमेंट दैट इट एक्नॉलेजेस और अंडरस्टैंड्स इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द फॉलोइंग। फॉलोइंग अभी क्या क्या है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फ्रेमवर्क, मतलब प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, दिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट एंड नॉट ऑफ द ऑडिटर। Second thing is necessary internal control are exercised so that financial statements are free from material misstatements। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, preparation of financial statement in accordance with applicable FRM। second part is internal control are exercised so that financial statements are free from material misstatements। and the third thing is to provide auditor, मतलब the management shall provide the auditor with access to records, documents, books and information। बड़ा बेसिक चीज है, that the management needs to provide the auditor with the access to records, documents, books and information। second thing is, देखो यहाँ पे बुलेट्स छोटे छोटे 3 बुलेट बनाए हुए हैं। second bullet is unrestricted access to persons within the entity to inquire for audit evidence। मतलब ऑडिटर को ऐसा अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस मिलना चाहिए विद इन द कंपनी टू इंक्वायर एनी पर्सन फॉर एक्वायरिंग ऑडिट एविडेंस। थर्ड थिंग इज एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन एज रिक्वायर्ड बाय द ऑडिटर फ्रॉम मैनेजमेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। तो ऑडिटर एनी ऑडिटर में आस्क फॉर एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट उसको लगा कि भाई कुछ एडिशनल बुक्स चाहिए, कुछ एडिशनल लेजर चाहिए, तो वो सब ऑडिटर मांग सकता है, कंपनी कैन नॉट डिनाई। एंड ये जो पावर्स है, दीज आर स्टैट्यूटरी पावर्स कन्फर्ड ऑन द ऑडिटर, कोई भी कंपनी इसको डिनाई नहीं कर सकता है, राइट। चलो, ये पावर है सेक्शन 143 में, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 143 में ऑडिटर को ये पावर्स कन्फर होते हैं। देन यहाँ पे देखो, इफ देर इज अ चेंज, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दिस ऐसे का, ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे जाते हैं कि इफ देर इज अ चेंज इन द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट आफ्टर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट बाय ऑडिटर, तो क्या होगा। मतलब ऑडिटर ने ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर लिया, तो टर्म्स एंड जो एंगेजमेंट का टर्म्स था ना, वो बाद में कंपनी का मैनेजमेंट चेंज कर देता है, तो अभी रिवाइज्ड टर्म्स आ गया, तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए। देखो यहाँ पे द चेंज इंप्लाइज अ लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस। ऑडिटर खुद से ये क्वेश्चन पूछेगा, ऑडिटर खुद से पूछेगा इफ वेदर द चेंज इंप्लाइज अ लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस। अगर हाँ है, ऑडिटर शिल डिटरमाइन वेदर देयर इज रीजनेबल जस्टिफिकेशन ऑफ डूइंग सो। देखो, एक तो उसका एश्योरेंस का लेवल घट जा रहा है, तो ऑडिटर का कंफर्ट लेवल कम हो रहा है, कंफर्ट लेवल कम हो रहा है, तो ऑडिटर शिल डिटरमाइन वेदर देयर इज अ रीजनेबल जस्टिफिकेशन ऑफ डूइंग सो। कंपनी जो ये रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा है, तो क्यों लगा रहा है। यहाँ पे देखो दो पॉसिबिलिटी है, कंपनी रीजनेबल जस्टिफिकेशन दे सकता है, दूसरा पार्ट है नो रीजनेबल जस्टिफिकेशन इज देयर। इफ देयर इज अ रीजनेबल जस्टिफिकेशन, देन ऑडिटर मे अग्री टू द न्यू टर्म्स। जो यहाँ पे न्यू टर्म्स कंपनी दे रहा है, अगर उसका रीजनेबल जस्टिफिकेशन है, तो यहाँ पे देखो, इसमें आप लोग ऐसा याद रखोगे, यहाँ पे रीजनेबल जस्टिफिकेशन इसका आंसर यस है, रीजनेबल जस्टिफिकेशन इसका आंसर नो है। तो ये होता है ऑडिटर में अग्री, ऑडिटर एंड मैनेजमेंट शैल अग्री and record the new terms of engagement in a new engagement letter। जहां पे न्यू टर्म्स का बात आता है, वहां पे एक फ्रेश एंगेजमेंट लेटर इशू कर देना होगा। मतलब दिस इंप्लाइज रिकॉर्ड न्यू टर्म्स इन अ फ्रेश एंगेजमेंट लेटर। देखो गाइस, मैं ये जो ऐसे वाला वीडियोस डाल रहा हूँ, एक वीडियो में मैं एक ही ऐसे डालूंगा, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, आप लोग
स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जब करोगे ना, ये बड़ा ही एक बहुत बड़ा सा चीज़ है, एंड इसको बहुत मोनोटोनस हो जाता है। आप लोग मतलब एक बैक टू बैक ऐसे पढ़ते रहोगे, सो इट वोंट वर्क। आप लोग क्या करना है ना, कभी भी आपको टाइम टाइम मिलता है, ये वीडियोस वीडियोस ऑन करना, दिन में आप लोग 2-3 ऐसे सुन लिए, तो ये बहुत ही मतलब मज़ेदार तरीके से आप लोग ऑडिट कर सकते हो। सो इसीलिए मैंने ऐसा सोचा कि एक साथ मैं सारा नहीं डालूँगा। बाद में हाँ, बाद में मैं ये सबको जोड़ के एक प्लेलिस्ट बना दूँगा, सो दैट आप लोग एक के बाद एक के बाद एक के बाद देख सकते हो। वैसा नहीं है, तो अभी के लिए ऐसा है। देन जहाँ पे नो रीज़नेबल जस्टिफिकेशन इज़ देयर, द ऑडिटर शैल नॉट एग्री टू द चेंज इन द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एंड मैनेजमेंट इज़, देखो जहाँ पे द आंसर इज नो, मतलब मैनेजमेंट के पास कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है, क्योंकि वो मतलब वो टर्म्स क्यों चेंज कर रहा है, वो केस में द ऑडिटर शैल नॉट एग्री टू द चेंज इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एंड मैनेजमेंट इज ऑल्सो नॉट परमिटिंग द ऑडिटर टू कंटिन्यू विद द ओरिजिनल टर्म्स। यहाँ पे दो बातें हैं, तो ऑडिटर, एक तो ऑडिटर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, एंड द मैनेजमेंट इज ऑल्सो नॉट परमिटिंग द ऑडिटर टू कंटिन्यू विद द ओरिजिनल एंगेजमेंट टर्म्स। तो ये केस में ऑडिटर करे तो क्या करे? ऑडिटर के पास देखो पार्ट ए है, ऑडिटर शैल विथड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट इफ पॉसिबल अंडर एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस। तो उसका जो मतलब जहां पे मतलब ऑडिटर के पास पहला अपॉर्चुनिटी, पहला ऑप्शन ये है, ही कैन विथड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट इफ इट इज पॉसिबल अंडर, मतलब इफ इट इज पॉसिबल भी लिख सकते हो आप लोग, यहाँ पे एक वर्ड आता है प्रैक्टिकेबल, इफ इट इज प्रैक्टिकेबल अंडर एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस। एंड सेकंड ऑप्शन इज auditor needs to determine whether any contractual or legal obligations is there to report the circumstances to TCWG or regulators। रेगुलेटर्स बोले तो क्या हो गया? इनकम टैक्स अथॉरिटी हो गया, सेबी हो गया, कंपनी लॉ बोर्ड, ये सबको ऑडिटर ऑडिटर खुद जजमेंट, मतलब एज पर द जजमेंट ऑफ द ऑडिटर ही नीड्स टू डिटरमाइन वेदर एनी कॉन्ट्रैक्चुअल और अदर ऑब्लिगेशन इज देयर टू रिपोर्ट द सर्कमस्टांसेस टू टीसीडब्ल्यूजी और द रेगुलेटर्स, राइट? तो उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, situations in which new engagement letter is required in case of recurring audit, राइट? रिकरिंग ऑडिट मतलब क्या है? कंटिन्यूअस चल रहा है, वो सेम ऑडिटर अपॉइंट रीअपॉइंटमेंट हो रहा है, मतलब रिकरिंग ऑडिट मतलब ये कौन सा बात बोलेंगे हम लोग? रीअपॉइंटेड। रिकरिंग का मतलब है रीअपॉइंटेड एज एन ऑडिटर। तो कौन कौन सा ऐसा सिचुएशन है जहां पे न्यू एंगेजमेंट लेटर इशू कर देना चाहिए ऑडिटर को? इन केस ऑफ रिकरिंग ऑडिट, ऑडिटर शैल असेस वेदर द सर्कमस्टेंसेस रिक्वायर। ऑडिटर को दो चीज देखना है, एक तो रिवीजन इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, ऊपर हम लोग ने पढ़ा कि अगर टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में कुछ रिवीजन आता है तो फ्रेश एंगेजमेंट लेटर चाहिए, और ऑडिटर नीड टू रिमाइंड द एंटिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। तो देखो, ऑडिटर को एक तो फर्स्ट रीजन हो सकता है कि देयर इज अ रिवीजन इन द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, और जहां पे ऑडिटर को ऐसा लगता है देयर इज अ नीड टू रिमाइंड द एंटिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। तो यहाँ पे इंडिकेटर्स क्या क्या है? व्हेन द न्यू एंगेजमेंट लेटर्स नीड टू बी इश्यूड, तो इसमें इंडिकेटर्स कौन कौन सा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, रिपीटेडली पूछा गया है पास्ट में। तो इंडिकेटर्स आर, एंटिटी मिसअंडरस्टैंड्स द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट, जहां पे एंटिटी को मतलब एंटिटी मिस इंटरप्रेट्स द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट। एनी रिवाइज्ड और स्पेशल टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, मतलब ये जो फर्स्ट पार्ट है रिवीजन, तो एनी रिवाइज्ड और स्पेशल टर्म इंक्लूड हुआ ऑडिट ऑडिट एंगेजमेंट में। अ रीसेंट चेंज इन द सीनियर मैनेजमेंट, मतलब कंपनी का जो क्या बोले, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, मैनेजिंग डायरेक्टर, तो वो सब में कुछ सीनियर मैनेजमेंट में एक रीसेंट चेंज आया है, या तो सिग्निफिकेंट चेंज इन ओनरशिप स्ट्रक्चर, मतलब अमालगमेशन हो गया किसी के साथ, या तो टेक ओवर हो गया, तो वो सब केस में। देन सिग्निफिकेंट चेंज इन नेचर साइज ऑफ एंटिटीज बिजनेस, तो एंटिटीज बिजनेस का समझो कुछ बहुत बड़ा सा उसका नेचर ही चेंज हो गया। पहले समझो एंटिटी ट्रेडिंग में बिजनेस कर रहा था, अभी वो सर्विस इंडस्ट्री में आ गया, तो ऐसा कुछ अब्रप्ट चेंज आता है। देन अ चेंज इन लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, तो जहां पे समझो पहले एंटिटी लिस्टेड नहीं था, अभी लिस्टेड हो गया, तो उसको सेबी एलओडीआर 2015 भी कंप्लाई करना होगा, तो देयर इज अ चेंज इन लीगल रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज अ चेंज इन एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। समझो पहले एंटिटी को एएस कंप्लाई करना होता था, अभी इंडेस उसको एप्लीकेबल हो गया, तो एएस से इंडेस में शिफ्ट करना है, तो उसका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क चेंज हो गया। इन दैट केस ऑल्सो ऑडिटर नीड्स टू इशू अ फ्रेश ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। नेक्स्ट थिंग इज अ चेंज इन अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, मतलब
पहले समझो ये अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स कैसे हम लोग समझेंगे। एक तो पहले वी ऑल नो कारो 2016 था, अभी देखो कारो 2020 आ गया, तो ये दोनों में चेंजेस आ गए अदर रिपोर्टिंग में। तो ये जो शिफ्ट है कारो 2016 से कारो 2020 का जो शिफ्ट है, ये भी ऑडिटर को ऑडिट एंगेजमेंट, मतलब ऑडिटर शैल कम्युनिकेट दिस चेंज थ्रू एन ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, वो भी फ्रेश वाला। तो एक बार फिर से क्विक रिकैप करते हैं ये ऐसे का। ऐसे 220 agreeing to the terms of audit engagement. This essay deals with auditor's responsibility in agreeing the terms of audit engagement with management. तो यहाँ पे क्या है, बिफोर एक्सेप्टिंग और रिफ्यूजिंग ऑडिट एंगेजमेंट, ऑडिटर नीड्स टू एस्टेब्लिश वेदर प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिटर प्रेजेंट। तो मेन टर्म है प्री कंडीशन। प्री कंडीशन दो चीज बताता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एप्लीकेबल इज एक्सेप्टेबल, अगर एक्सेप्टेबल है ऑडिटर shall agree to the terms of engagement। उसके बाद the agreed terms shall be recorded in an audit engagement letter। audit engagement letter में कंटेंट क्या क्या होता है, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट, आइडेंटिफिकेशन of applicable financial reporting framework for the preparation of financial statement, and reference to the expected form and content, and a statement that may state that the report may differ from its expected form and content। Then यहाँ पे आ जाओ, प्री कंडीशन का सेकंड पार्ट है, ऑडिटर नीड्स टू ऑब्टेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैनेजमेंट दैट इट एक्नॉलेजेस and understands its responsibilities for the following: preparation of financial statement in accordance with applicable FRF is the responsibility of the management. Necessary internal controls are exercised so that financial statement are free from material misstatement. Then to provide auditor with access to records, documents, books and information at all times, unrestricted access to the persons within the entity for inquiry, additional information as may be required by the auditor। Okay, if there is a change in terms of engagement, तो वो केस में the change implies a lower level of assurance। पहले तो ऑडिटर देखेगा कि उसका एश्योरेंस लेवल घट रहा है कि नहीं। अगर घट रहा है, ऑडिटर शैल डिटरमाइन whether there is reasonable justification of doing so। अगर reasonable justification है, then ऑडिटर में एग्री। अगर reasonable justification नहीं है, ऑडिटर shall not agree, and management also is not permitting auditor to continue with the original terms। वो केस में ऑडिटर करे तो क्या करे, वो उसके पास दो ऑप्शन है, withdraw from the engagement if possible, and देखो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन क्या है, एंड डिटरमाइन वेदर एनी कॉन्ट्रेक्चुअल और अदर ऑब्लिगेशन इज देयर टू रिपोर्ट द सर्कमस्टेंस टू टीसीडब्ल्यूजी और रेगुलेटर्स। नेक्स्ट अपना कॉन्सेप्ट क्या है, सिचुएशंस इन विच न्यू एंगेजमेंट लेटर इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ रिकरिंग ऑडिट। रिकरिंग ऑडिट मतलब रीअपॉइंटमेंट। इन केस ऑफ रिकरिंग ऑडिट, ऑडिटर की देखो, एक तो जहां पे रिवीजन इन टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट है, और ऑडिटर नीड टू रिमाइंड द एंटिटी द एग्जिस्टिंग टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट। ये दोनों केस में ऑडिटर विल इशू अ रिवाइज एंगेजमेंट लेटर। अभी न्यू एंगेजमेंट लेटर कब कब होना चाहिए, इसका इंडिकेटर्स कौन कौन सा है, एंटिटी मिसअंडरस्टैंड्स द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट, एनी रिवाइज्ड और स्पेशल टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट, अ रीसेंट चेंज इन सीनियर मैनेजमेंट, significant change in ownership structure, significant change in nature, size of the entity's business, a change in legal regulatory requirements, a change in applicable FRF that is AS to Ind AS, a change in other reporting framework। इसका एग्जांपल क्या लिया था, कारो 16 से कारो 2020 आ गया। सो गाइस, दिस इज इट, ऐसे 210 यहीं पे खत्म होता है, और इससे ज़्यादा भी करके तो है ही नहीं। एंड आई हैव कवर्ड ऑल द रेलिवेंट कॉन्सेप्ट्स, ऑल द रेलिवेंट क्वेश्चंस। और ये जो नोट्स है, ये आप लोगों को कैसे अवेलेबल आप लोगों के लिए कराया जाए, वो मैं सोच रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल में मैं मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड जाके कर सकते हो, एंड इफ रिक्वायर्ड आप लोग प्रिंट भी ले सकते हो, राइट। ओके, एंड वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है, कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर डालना। एक्चुअली होता क्या है, मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन चाहिए होता है कि जो लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो उन लोगों को कैसा लग रहा है, एंड व्हाट आर द स्कोप ऑफ फर्दर इम्प्रूवमेंट्स, राइट। सो सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकॉन का टिक करना, बिकॉज आप लोगों को नोटिफिकेशंस आते रहेगा कभी भी मैं कुछ भी डालूँ वीडियोस। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय। ओके।